मेरा नाम पूर्वी है। शादी से पहले भी मेरी ज़िंदगी बहुत ही परेशानियों से भरी हुई थी, लेकिन शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक इंसान सब कुछ सिर्फ एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं अपना घर बसाने की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। मेरे पिता नहीं थे, सिर्फ मेरी एक माँ थी और एक ही भाई था। मेरे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और भाभी हम लोगों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहती थी। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। उन्होंने कभी भाभी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझा था। शुरू शुरू में तो मेरी भाभी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन फिर बाद में मैं उनके लिए उनको बोझ लगने लगी थी। इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ और भैया पर दबाव बनाना शुरू किया था कि अपनी बहन की शादी कर दो, क्योंकि लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही बेहतर रहता है। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत जल्दी जल्दी में हो गई थी। इतनी जल्दी में मेरी शादी की गई थी कि लड़के का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया था। अभी मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की ही थी, लेकिन मेरा होने वाला पति 35 साल का था। मेरी माँ को तो ये रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे भैया और भाभी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा दी थी और माँ से कह दिया था कि वहाँ पर पूर्वी बहुत खुश रहेगी। अब इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मेरी माँ भी इस बात पर राज़ी हो गई थी। बस यही वजह थी जो मैं इस घर में शादी करके आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में मेरे साथ इतने ज़्यादा अत्याचार किए जाएंगे। मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए थे। आज मैं घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी और सुबह से ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। यहाँ तक कि इस घर में मेरा कोई हालचाल भी पूछने वाला नहीं था। सर में दर्द की वजह से मैं अपने लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी और जैसे ही मैंने पत्ती का डिब्बा उठाया तो वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। उस खाली डब्बे को देखकर तो मुझे बहुत ही उलझन हुई थी, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। उधर चीनी भी डिब्बे में लगभग ख़त्म ही होने के बराबर थी। तो मैंने जाकर इस बारे में अपनी सास को बताया था। कहा था कि मम्मी जी, घर का राशन अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है। किचन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी हो। कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो गई है और जो चीज़ें बची हुई हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए अब सारा सामान मंगवा लो। मेरी बात सुनकर मेरी सास तो भड़क ही उठी थी। वो मुझसे कहने लगी कि नहीं है मेरे पास पैसे, इसलिए तुम जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है जो मैं फ़ौरन से तुम्हें निकाल कर दे दूँ कि ये रहे घर के सामान के पैसे। मेरे पास जो पैसे थे वो सब तुम्हारी शादी में खर्च हो गए और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसलिए अब तुम कुछ दिन तक इंतज़ार कर लो। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन भरवा दूंगी। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तब उसके अगले दिन मैंने देखा था कि किचन में भरपूर राशन भरा हुआ था और तब से ही अभी तक 3 महीने हो गए थे, दोबारा से घर में राशन नहीं भरा गया था। मैं उसी राशन में गुजारा कर रही थी। मैंने इस बात का आइडिया अच्छी तरह से लगा लिया था कि मेरी सास के अलावा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी ही नर्स का काम करती थी। दरअसल मेरी सास एक नर्स थी। अपनी शादी से आज तक वो एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तब से उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। पर जब बच्चे हुए और घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई और उनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने अपना ये नर्स वाला काम दोबारा से शुरू कर दिया था। वो कभी कभी ही नर्स का काम करती थी। वो ज़्यादातर डिलीवरी करती थी, लेकिन जब भी वो किसी के डिलीवरी करती थी तो उनके पास लाखों रुपए आ जाते थे। मुझे तो अब अपनी सास पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि सिर्फ डिलीवरी करने से ही किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते। इसलिए अब मैं अपनी सास की इस हरकत पर नज़र रखने लग गई थी, ताकि मैं हकीकत को जान सकूं कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी हमारे घर पर रोज़ आया करता था। वो दरवाजे पर आया था और वो मेरी सास से कह रहा था कि आज एक और शिकार मेरे हाथ लग गया है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया। मैंने ख़रीदार भी ढूंढ लिया है और वो मुझे मुँह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो गया। उस आदमी की बात सुनकर मेरी सास और नंद फ़ौरन ही इस आदमी के साथ चली गई थी, क्योंकि मेरी नंद भी अपनी माँ के साथ जाती थी और मेरी सास अपनी बेटी को भी डिलीवरी करना सिखा रही थी, ताकि आगे चलकर वो भी डिलीवरी कर सके और अपनी माँ की तरह पैसा कमा सके। मैंने छुपकर उन लोगों की बातें सुन ली थी, जिससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये लोग ज़रूर पैदा होने वाले बच्चों को किसी अमीर कपल्स
या फिर बेऔलाद कपल्स को बेच देते होंगे और उसके बदले उनसे मुंहमांगी कीमत वसूल करते होंगे। इसलिए मैं भी हकीकत जानने के लिए चुपके से उन लोगों के पीछे चली गई थी। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो कुछ मैंने देखा था वो सबको हैरान करने के लिए काफ़ी था, लेकिन मेरा इस बात का आइडिया गलत साबित हुआ था कि ये लोग बच्चा खरीदने या बेचने का काम नहीं करते थे, बल्कि ये तो प्रेग्नेंट औरतों के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे। इसके बारे में सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी नंद और मेरी सास थी और मेरी ससुराल का घर भी बहुत छोटा सा था। जैसे तैसे मैं यहाँ पर गुजारा कर रही थी। जिस तरह से मेरी शादी के दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ही मेरे ससुराल वालों की हकीकत मेरे सामने खुलकर आने लगी थी। इस घर में कोई भी नहीं कमाता था सिवाय मेरी सास के, और मेरा पति तो एक नंबर का हरामखोर इंसान था। पिछले 3 महीनों में मेरी सास ने बस एक ही डिलीवरी की थी और अभी तक उन्हें उसके भी पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से हमारे घर का सारा राशन ख़त्म हो गया था और हम लोगों के लिए भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरी सास ने अपने बेटे को भी काम करना नहीं सिखाया था, बल्कि मेरा पति बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान था। मेरी नंद भी बहुत बिगड़ी हुई थी। न जाने किस किस लड़के से उसका अफेयर चल रहा था, क्योंकि वो हर टाइम किसी न किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। इस घर में किसी की अपनी कोई इज्जत नहीं थी। हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा था, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत सारी पाबंदियां थीं। मैं तो इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। अभी मैं और मेरी सास राशन के बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मेरी सास ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर देखो कि कौन आया है। मैंने फ़ौरन ही अपनी सास की आज्ञा का पालन किया था और जाकर दरवाजे पर पूछा था कि कौन है। फिर मुझे एक आदमी की आवाज़ आई थी जिसने मुझसे कहा था कि मैं पंकज हूँ और मैं सिस्टर मीना के साथ ही काम करता हूँ और उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, बस वही देने के लिए आया हूँ। दरअसल पिछले डिलीवरी केस की पेमेंट आज हुई थी, बस वही देने के लिए आ गया हूँ। फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था और फिर उस आदमी ने मुझे नमस्ते करके मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया था और कहने लगा था कि सिस्टर मीना को दे देना। मैंने हाजी करते हुए सिर हिला दिया था। मैंने लिफाफा फ़ौरन ही अपने हाथों में पकड़ लिया था और मैं उस लिफाफे को लेकर अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि क्यों ना मैं इस लिफाफे को खोलकर देखूं कि एक डिलीवरी करने के आखिर मेरी सास को कितने पैसे मिलते हैं। इसलिए ये बात जानने की वजह से उस लिफाफे को मैं अपनी सास के कमरे में लेकर नहीं गई, बल्कि सीधा किचन में लेकर गई थी। और पैसे गिनने के लिए मैंने जैसे ही उस लिफाफे को खोला था तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस लिफाफे में हज़ारों के हिसाब से पैसे नहीं थे, बल्कि लाखों के हिसाब से पैसे रखे हुए थे, जिनको देखकर मैं हैरान हो गई थी और सोचने लग गई थी कि डिलीवरी करने के इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते। फिर पंकज ने मेरी सास को आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी है। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई थी, तो मैंने जल्दी से ये सारे पैसे लिफाफे में डाल दिए थे और ख़ुद को काम में बिजी दिखाने के लिए सब्ज़ी काटने में लग गई थी। फिर कुछ ही देर के बाद मेरी सास किचन में आ गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि बाहर कौन आया था। मैंने घबराते हुए उनसे कहा था कि कोई पंकज नाम का आदमी आया था और वो आपके लिए लिफाफा लेकर आया था। मैंने उनको लिफाफा पकड़ाते हुए कहा था कि ये लो वो लिफाफा जो आपको वो देकर गया था। तो मेरी सास ने मेरी बात सुनकर उस लिफाफे को मेरे हाथ से ज़ोर से खींच लिया था और मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के साथ घूरते हुए मुझसे पूछा था कि जब वो इस लिफाफे को मेरे लिए देकर गया है तो तुम इसे मुझे देने के बजाय अपने साथ किचन में क्यों लेकर आई हो। फिर मेरी सास ने मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि क्या तुमने इस लिफाफे को खोलकर देखा है। अब मुझे अपनी सास के इस अंदाज से डर लगने लग गया था, इसलिए मैंने घबराते हुए फ़ौरन ही नामे सर हिला दिया था और कहा था कि मैंने तो इसको छूकर भी नहीं देखा। मैंने बहाना बनाते हुए उनसे कहा था कि मैं गैस पर दूध रखा हुआ भूल गई थी, दूध कहीं उबलकर चूल्हे पर ना आ जाए, बस इस वजह से मैं फ़ौरन पहले किचन में आ गई थी। सोचा कि आपको ये लिफाफा बाद में दे दूंगी। मुझे अब अपनी सास पर शक हो रहा था, लेकिन फिर उनका ये अंदाज देखकर मुझे यकीन हो गया था कि सच में दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के इतने पैसे तो कहीं से भी नहीं मिलते।
बड़े से बड़े डॉक्टर भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते जितना कि नर्स बनकर डिलीवरी करने वाली मेरी सास को मिल रहे थे। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरी सास डिलीवरी के नाम पर ऐसा क्या काम करती हैं जो उनको लाखों के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। फिर शाम को मेरी सास और नंद दोनों ही घर का राशन लेने के लिए चली गई थी और घर वापस आने पर ये दोनों लगभग 5 महीने का राशन लेकर आई थी। और साथ में ही इन दोनों माँ बेटी ने अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी की थी और वो अपनी शॉपिंग के सारे सामान को मुझसे छुपा रही थी और वो इस सारे सामान को सीधा अपने कमरे में ले गई थी। लेकिन फिर भी मैंने उनकी शॉपिंग बैग को देख लिया था। मैंने आज तक अपनी सास और नंद को कभी भी कोई नॉर्मल चीज़ इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, बल्कि ये दोनों ही हमेशा से ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थीं और उनके पास महंगी ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम्स भी होते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर इनके पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें कहाँ से आती हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है सिवाय मेरी सास के। लेकिन वो भी सिर्फ एक मामूली सी नर्स है जो कि कभी कभी ही डिलीवरी करने के लिए चली जाती हैं और इस काम में भी इतने पैसे नहीं आते कि कोई भी इंसान इतनी महंगी चीज़ें खरीद सके, बल्कि डिलीवरी के पैसों से तो मुश्किल से महीने का राशन भी पूरा नहीं आएगा। अब मेरी सास को डिलीवरी किए हुए 4 महीने हो चुके थे और घर का राशन भी एक बार फिर से ख़त्म हो गया था। इस बार तो कोई डिलीवरी केस भी नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से हम लोग भूखे रहने लगे थे। मेरी सास के पास भी पैसा सिर्फ इसी हाल में आता था जब वो किसी की डिलीवरी करती थी और फिर उनसे मिलने वाले पैसों को दोनों हाथों से लुटा दिया करती थी। फिर अगली डिलीवरी तक पैसे पैसे की मोहताज हो जाती थी। मेरा पति तो कोई काम ही नहीं करता था, बल्कि वो तो हर वक्त ही नशे में धुत रहता था। मेरा पति अखिल सुबह होते ही घर से निकल जाता था और रात को ही नशे की हालत में घर वापस लौटता था। शादी के शुरू के दिनों में मैंने उसे बहुत ही समझाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि अपनी सास से भी कहा था कि वो अपने बेटे को समझाएं ताकि वो नशा छोड़ दे। लेकिन मेरी बातों का ना तो मेरे पति पर कोई असर हुआ था और ना ही मेरी सास ने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की थी। मेरा पति तो उल्टा मुझे ही मारने लग जाता था। मैंने इस बारे में कई बार अपनी सास से भी बात की थी कि अखिल मुझे हर रोज़ ही जानवरों की तरह मारता पीटता है। तो मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरी ही बेइज्जती करने लग जाती थी और मुझसे कहती थी कि आखिर तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो जो तुम्हारा पति तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाता है। मेरी सास तो अपने बेटे को समझाने के बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती थी और वो हमेशा ही अपने बेटे की साइड लिया करती थी। उनके इसी लाड प्यार और लापरवाही ने तो उनके बेटे को बिगाड़ दिया था, लेकिन वो समझती थी कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। वो मुझसे कहती थी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा पति भी तो मुझे मारता था। मैं तो कभी भी उसकी शिकायत लेकर कभी अपनी सास के पास नहीं गई थी, बल्कि मैंने तो अपने पति के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। पता नहीं आजकल की ये कैसी लड़कियां हैं, इनको तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो अपने पति की बुराइयां करती हैं और अपने कमरे की बातें बाहर आकर सबको बताती हैं। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी की जितनी ही थी। मुझे ये बात शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी, जब मेरी सास ने आकर मुझ पर हुक्म चलाते हुए कहा कि उठो और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आओ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और पीछे पीछे मेरी नंद की आवाज़ भी आई थी, जिसने कहा था कि मेरे लिए जूस भी बना देना। मेरी सास कहने लगी कि सुबह के टाइम पर थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। यहाँ पर दोपहर तक सोया नहीं जाता। अपनी ज़्यादा सोने वाली आदत को बदल दो। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए मुझे भूख लग जाती है। मेरी नंद ने भी कहा था कि हाँ, मैं भी माँ के साथ जल्दी उठती हूँ और सुबह उठते ही मुझे भरपूर नाश्ता करने की आदत है, इसीलिए मेरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लिया करो। अपनी नंद की बात सुनकर मैंने उससे कहा था कि मुझसे पहले भी तो तुम अपने लिए खुद ही नाश्ता बनाती थी, तो इसलिए अभी भी खुद ही बना लिया करो। तो मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया था और कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीज़ी के साथ बात करने की। मैं अपनी सास के इस तरह से पेश आने पर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर मेरी सास ने मुझसे कहा था कि जल्दी से माफ़ी मांगो मेरी बेटी से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी सास से डर लगने लगा था और मैंने डर की वजह से अपनी सास की बात मान ली थी, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि पूरे घर में मेरी सास और नंद की ही चलती है। इनके अलावा तो घर में कोई पर भी नहीं मार सकता था। अब मेरी सास ने सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर ही सौंप दी थी।
हर छोटे बड़े काम से लेकर सब कुछ मैं ही देखा करती थी। उन दोनों को तो घर के किसी काम से कोई मतलब ही नहीं रहा था। घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। साफ सफाई से लेकर किचन के कामों तक मैं ही किया करती थी। मेरी सास और नंद सारा सारा दिन आराम ही करती रहती थी और टीवी के सामने बैठकर टीवी देखती रहती थी। मुझ पर तो कोई तरस खाने वाला यहाँ पर था ही नहीं। वो दोनों तो किसी काम को हाथ लगाती ही नहीं थी, क्योंकि उन दोनों को मेरे रूप में एक नौकरानी जो मिल गई थी और उन्होंने मेरा खूब सारा फायदा भी उठाया था, और इस सब के चलते वो लोग मेरे ऊपर अत्याचार करने लग जाती थीं। लाखों के हिसाब से पैसा कमाने के बावजूद भी मेरी सास ने आज तक मुझे एक जोड़ी नए कपड़े भी लेकर नहीं दिए थे, और मेरा पति, उसे तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ और क्या करती हूँ। वो तो सिर्फ अपने आप में ही बिजी रहता था। मेरी सास मुझे मेरी नंद के पुराने कपड़े ही पहनने के लिए दिया करती थी, और बात बात पर मेरी सास और नंदे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया करती थीं। मेरा पति भी मुझे कोई खास मुंह नहीं लगाता था। अब तो मैं हर वक्त दिल ही दिल में अपने भाग्य को कोसती रहती थी कि वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी शादी मेरे पति के साथ हो गई थी, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया था। खुशियां तो जैसे मेरी जिंदगी से गायब ही हो गई थी। सिर्फ आंसू ही रह गए थे, जो हमेशा मेरी आंखों में आते रहते थे। मेरे दिल का हाल जानने वाला कोई भी नहीं था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं वापस अपने मायके चली जाऊं और अपने पति से डिवोर्स ले लूं, क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसे घर में रहने का जहां पर आपकी इज्जत ही ना हो और छोटी छोटी बात पर आपको बेइज्जत किया जाए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती थी और इन लोगों को खुश रखने की हर तरह से पूरी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी मेरी सास और मेरी नंद के दिल में मेरे लिए कोई रहम नहीं आता था। अब इन सारे हालात से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। इसलिए मेरी मम्मी से जब भी मेरी फ़ोन पर बात होती थी तो मैं उन्हें अपने पति और अपनी सास की सारी बातों के बारे में बता दिया करती थी, क्योंकि मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने कोई लव मैरिज तो नहीं की थी, मैंने अपनी फैमिली की मर्जी से ही शादी की थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने अपनी माँ को बताया था कि ये सब लोग मिलकर मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ और उसके बावजूद भी ये लोग मुझसे कभी भी खुश नहीं होते, और अखिल हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। वो तो घर पर ही नशे की हालत में आता है, लेकिन मेरी माँ हमेशा ही मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्लियाँ दिया करती थी और समझाने लग जाती थी और मुझसे कहती थी कि बेटी, जो होना था वो तो हो गया, इसलिए अब तुम सब्र करना सीख लो। भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे और मैं आवाज़ से रोना शुरू कर जाती थी। मेरा हाल शायद कोई भी समझने वाला नहीं था, और दिल ही दिल में मैं ये सोचने लग जाती थी कि पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा, और जब तक ये सब कुछ ठीक होगा पता नहीं मैं उस वक्त तक जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे जीते जी तो मेरी सास, मेरी नंद और पति का सुधरना काफ़ी मुश्किल था। फिर कुछ ही दिनों के बाद अखिल ने मुझे बहुत ही मारा था, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे तो वो मुझे हर रोज़ ही मारते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी और मेरे शरीर पर काफ़ी सारी चोट के निशान भी आ गए थे। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी ऐसी हालत देखकर तो मेरी सास और नंद भी घबरा गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए और मैं मर ना जाऊं, तो इसीलिए वो मुझे फ़ौरन ही मेरा इलाज करवाने के लिए अस्पताल लेकर चली गई थी। और फिर उन्होंने मेरे मायके वालों को भी ये बात बता दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले जल्द से जल्द अस्पताल आ गए थे। जब मुझे होश आया था तो होश में आते ही माँ ने मुझसे पूछा था कि बेटा, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी। तुम्हारी सास मुझे बता रही थी कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी तुम इतनी कड़कती हुई धूप में छत पर कपड़े फैलाने के लिए चली गई थी। जब तुम्हारी सास ने तुमसे कहा था कि तुम्हारी नंद छत पर खुद ही कपड़े लेकर चली जाएगी, तो तुम्हें उनकी बातों को मान लेना चाहिए था। तुमने आखिर उनकी बात क्यों नहीं मानी बेटा। मैंने कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। अपनी माँ की बात सुनकर मैंने नफरत भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा था और अपनी सास को भी घूर कर देखा था। मेरी सास ने तो मुझसे नज़रें चुरा ली थीं। फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा था और आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने के लिए कहा था, ताकि मैं अपनी माँ के सामने कोई बात ना कर लूँ। मैं अपनी सास को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी सास के दो रूप थे, जो लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और पीछे वही वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी।
मैं खामोश खामोश सी रहने लगी थी। फिर मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था तो मैंने अपनी माँ के घर जाने की जिद की थी, लेकिन इस बात के लिए मेरी सास बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मेरी माँ मुझे अपने साथ ना लेकर जाए और वो खुद मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाएं ताकि मैं उनके बेटे की सारी बातें अपने मायके वालों को ना बता दूं। लेकिन फिर मेरी सास और मेरी नंद मेरी जिद के आगे मजबूर हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी माँ के साथ जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन फिर मुझे वहाँ पर भी जाकर सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे वहाँ पर जाते ही मेरी भाभी हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी और अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द ही अपने घर वापस चली जाऊं। भाभी का ऐसा बिहेवियर देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मेरी परेशानी को कोई समझने वाला ही नहीं था। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ था। भला हर कोई मुझे तंग करने पर तुला हुआ था। मैं अपने दिल में सोच रही थी कि क्या हो जाएगा अगर मैं अपने माँ के साथ कुछ दिन रह लूँगी तो। लेकिन मेरा वहाँ पर रहना मेरी भाभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा जब भी भाभी से सामना होता था तो वो मुझे बातें सुनाने लग जाती थीं और उनकी कड़वी कड़वी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती थी। मेरी भाभी कहती थी कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं भी अपने मायकर जाकर तो नहीं बैठती ना। मैंने कभी अपने माता पिता पर जाकर अपना बोझ नहीं डाला। मैं बीमार होने के बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ। और एक तुम हो कि तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी। मैं भाभी की सारी बातें ही खामोश होकर बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि मैं अब पहले वाली नहीं रही थी। मुझ में बहुत ज़्यादा सब्र आ गया था। फिर कुछ दिनों के बाद ही भैया ने आकर मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल छोड़ आता हूँ। पता नहीं तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होंगी कि थोड़ी सी चोट लगी और जाकर अपने मायके में बैठ गई। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ससुराल वालों को शिकायत का मौका दिया जाए, इसलिए तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जब तुम्हारी सास ने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था कि मत जाओ, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें उनकी परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। भैया तो अब भाभी की ही जबान बोल रहे थे। भैया की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने भैया को अपनी पूरी बात बताई थी कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी हूँ, बल्कि मुझे अखिल ने मारा है। और उसने मुझे आज ही नहीं मारा, वो तो मुझे हर रोज़ बुरी तरह से मारता पीटता है। वो हमेशा नशे में धुत रहता है और हर रोज़ ही वो मुझे इतनी बेदर्दी के साथ पीटता है कि जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, बल्कि कोई जानवर हूँ। फिर मैंने अपनी शादी से लेकर आज तक होने वाले सारे अत्याचार के बारे में भैया को बता दिया था कि मेरी सास और नंद भी किस तरह मुझे हमेशा तकलीफ़ देती हैं, और अखिल ने भी आज तक मेरा कभी कोई साथ नहीं दिया, बल्कि वो भी उन्हीं के कहने पर मुझे मारता है। तो मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी भैया पर कोई असर नहीं हुआ था और ना ही उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ रहा था, बल्कि उन्होंने तो और ये कह दिया था कि इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, शादी के बाद तो ये सब लड़की को बर्दाश्त करना ही होता है। इस तरह अगर छोटी छोटी बातों पर तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाओगी तो अपना घर कैसे बसा सकोगी? इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं आते हैं। इन्हीं बातों से तो सास लड़ाई झगड़ा करने पर मजबूर हो जाती है। अब तुम हमारी ही माँ को देख लो, हमारे साथ कितनी अच्छी है और ये बाहर से दिखने में कितनी नरम और खुश बिहेवियर की है और कितनी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे ऑफिस में चले जाने के बाद माँ भी अपने सास वाले रूप में आ जाती हैं। तुम्हारी भाभी की बात बात पर बेइज्जती करती हैं और उसे तंग करती हैं और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाती हैं। मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। अब क्या कर सकते हैं, सास तो ऐसी ही होती है। भैया की बातें सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। भैया भाभी की ही भाषा बोल रहे थे। मेरी माँ तो बहुत अच्छी औरत थी और वह भाभी को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। भाभी ने मेरी माँ पर ये इल्ज़ाम लगाए थे और भैया को पता नहीं ये सब झूठ क्यों बताया था। इसलिए भाभी ने भैया की बात को काटा था और जल्दी से कहा था कि आप ये बातें क्यों लेकर बैठ गए हो? इस टाइम तो पूर्वी की बात हो रही है, मेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर मैंने माँ की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए भाभी को देख रही थी। मेरी माँ को अब लगने लगा था कि उन्होंने मेरी शादी अखिल से करने का गलत फैसला लिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा भैया और भाभी के कहने पर ही किया था। शायद वो दोनों जानते थे कि मैं कभी भी अखिल के घर में खुश नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं शाम तक ही अपने ससुराल वापस चली गई थी,
क्योंकि भाभी ने मेरा वहाँ पर रुकना दुश्वार कर दिया था। वो बात बात पर झगड़ने के लिए तैयार थी। मेरे ससुराल जाते ही मेरी सास ने मुझे देखकर बहुत सारे ताने देने शुरू कर दिए थे और मुझसे कह रही थी कि बस 2 दिन तक ही रखा तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें, और तुम्हारा इन 2 दिन में शौक पूरा हो गया मायके में रहने का। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उनको देखकर फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास और नंद ने मेरे जख्मी होने का भी ख्याल नहीं किया था, बल्कि ये लोग तो मुझसे इस हालत में भी सारे काम करवा रहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। मेरे ससुराल वालों को देखकर कोई भी इस बात का आइडिया बहुत आसानी के साथ लगा सकता था कि इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर कुछ ही दिनों बाद भगवान ने मुझे खुशी दिखाई थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं इस खबर से बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा और इस बच्चे की खातिर मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरा पति भी बदल जाएगा और ये लोग मेरी कदर किया करेंगे और अखिल भी मुझे नहीं मारा करेंगे। मेरी सास को जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो भी बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक दिन तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी क्योंकि मैंने अपनी सास और नंद को कुछ बातें करते हुए सुना था। मेरी सास मेरी नंद से कह रही थी कि अगले 1 साल का खर्चा तेरी भाभी से निकल जाएगा। उनकी बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और ये सोचने लग गई थी कि पता नहीं मेरी सास और मेरी नंद मेरे साथ क्या करने वाली हैं और वो किस खर्च की बात कर रही है। अब तो मैं हर टाइम परेशान ही रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद पंकज नाम का आदमी फिर से हमारे घर पर आया था, तो मैं छुपकर अपनी सास और पंकज की बातें सुनने लगी थी ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये लोग डिलीवरी के बहाने ऐसा कौन सा काम करते हैं कि एक ही दिन में इन लोगों के पास लाखों रुपए आ जाते हैं। पंकज मेरी सास से कह रहा था, सिस्टर मीना जल्दी से मेरे साथ चलो, मैंने एक और शिकार पकड़ लिया है और उसके डिलीवरी का टाइम भी आ गया और एक खरीदार भी मिल गया है जो खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार मैंने उससे 50 लाख रुपए मांगे हैं और वो हमें इतने पैसे देने के लिए भी फौरन तैयार है क्योंकि इस बार बहुत अमीर लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग पैदा होने वाले बच्चों को किसी अमीर और बेऔलाद कपल को मुंहमांगी कीमत पर बेच देते हैं। इसलिए सोचकर मेरा दिल दहलकर रह गया था क्योंकि मेरी सास और मेरी नंद फौरन ही पंकज के साथ चल पड़ी थी। अब मुझे इस औरत के बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे की भी फिक्र सता रही थी, इसलिए फिर मैं भी छुपकर उनके पीछे चल पड़ी थी ताकि मैं खुद जाकर देख सकूं कि किस तरह से ये लोग एक माँ से उसका बच्चा छीन लेते हैं। कि ऐसा करते टाइम उन्हें भगवान का डर नहीं होता। मैं इन लोगों के घर से निकलते ही इनका पीछा करने लगी थी। मुझे पीछा करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी सास ने पता नहीं मुझे कैसे देख लिया था, क्योंकि उनको भी मुझ पर शक हो गया था कि मैं उनका पीछा क्यों कर रही हूँ। इसलिए वो जल्दी से मेरे पास आई थी। उनके करीब आने पर मुझे डर लगने लगा था। वो मुझसे कहने लगी थी कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें, आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो उनकी बात सुनकर जल्दी से बहाना बनाया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं करीब के ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपसे कह देती हूँ कि आप मुझे दवाई लाकर दे दो। फिर मैंने सोचा कि आपको देर हो जाएगी और वैसे भी मेडिकल स्टोर तो करीब में ही है, इसलिए मैं खुद ही जाकर दवाई ले आती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे ताना देते हुए अंदाज में कहा था कि ठीक है, फिलहाल तुम अभी घर जाओ, मैं वापस आकर तुम्हें दवाई लाकर दे दूंगी और तुम्हारी तबीयत भी ठीक करूंगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी क्योंकि वो मुझे धमकाने वाले अंदाज में कह रही थी, इसीलिए उनके घर आने से पहले मैं बहाना बनाकर सो गई थी। मेरी तबीयत अब सच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था और मैं दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं उनके गुस्से से बच गई थी। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उसी औरत पर था। पता नहीं वो अपने बच्चे के बिना कैसे जिंदा रहेगी। मैं अब भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से मैं हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। लेकिन मैं अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी नाकाम हो रही थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये लोग आखिर डिलीवरी कहाँ पर करते हैं, किसी अस्पताल में करते हैं या किसी घर में करते हैं। इस बात को 1 महीना हो चुका था। फिर एक दिन एक आदमी हमारे घर पर आया था जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो मेरी सास से कह रहा था कि सिस्टर मीना जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया।
तो मेरी सास ने कहा था कि कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ, तो वो कहने लगा था कि मेरे घर पर। उसकी बात सुनकर मेरी सास ने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि मैं डिलीवरी करने के लिए किसी के घर नहीं जाती हूँ, बल्कि लोग पेशेंट को मेरे पास लेकर आते हैं। उस आदमी ने कहा था ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अभी लेकर आता हूँ। मेरी सास ने कहा था कि यहाँ पर मत लाना, बल्कि मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम अपनी पत्नी को वहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़रूरत का हर एक सामान मौजूद होता है। फिर उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो एड्रेस याद कर लिया था और फिर जल्दी से जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई थी और मुझसे कहने लगी थी कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। सास की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। तो मेरी सास ने मुझे दवाई देते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, तुम ये दवाई खाकर सो जाना और आराम करना, खाना मत पकाना। मैं जब घर आऊँगी तो बाज़ार से खाना लेती आऊँगी। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि इस बार उनको मुझ पर शक न हो और मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकूं। मेरी सास के जाने के 15 मिनट बाद मैं भी उनके बताए हुए एड्रेस तक पहुंच गई थी और वहां का नज़ारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेरा आइडिया गलत साबित हुआ था। ये लोग बच्चे को बेचने का कारोबार नहीं करते थे, बल्कि ये लोग तो बच्चे के जन्म के बहाने से ऑपरेशन करते थे और साथ ही में प्रेग्नेंट औरतों की किडनी भी निकाल लिया करते थे, जिसको ये लोग मुंहमांगी कीमत पर बेचा करते थे। ये सब कुछ देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मेरी सास ने मुझे एक बार फिर से देख लिया था। इस बार उन्होंने सीधा मुझे बालों से पकड़ा था और मुझे मारने लग गई थी। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ गई थी, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने पुलिस वालों से कहा था कि इस एड्रेस पर कोई गैर कानूनी अस्पताल बना हुआ है, जहाँ पर मासूम बच्चों को बेचने का कारोबार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। पुलिस ने आकर फौरन ही मेरी सास और नंद को पकड़ लिया था। पुलिस ने पंकज को भी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो भी इन लोगों के साथ ही शामिल था। मेरी सास ने अपने आप को पुलिस से छुड़ाया था और मुझे जोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया था और चिल्लाने लगी थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़मीन पर गिर गई थी और गिरते ही मुझे बहुत दर्द होने लगा था और मैं दर्द से तड़पने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। मेरी सास और नंद को उम्र कैद की सज़ा हुई थी और इसके बाद मैंने भी अपने पति से डिवोर्स ले ली थी, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा था जो औरत को इज्जत ही नहीं देना जानता हो। मैं अपने मायके चली गई थी और वहां जाने के बाद मेरे भैया और भाभी का मूड फिर से ख़राब हो गया था, लेकिन मैं अभी लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी माँ को लेकर अपनी नानी के घर चली गई थी। वहाँ पर जब मेरे मामा जी को ये बात पता चली तो उन लोगों ने हमें अपने घर में सहारा दिया था। मुझसे काफ़ी अच्छी सिलाई आती थी। मैं अपने मामा और मामी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। जितना उन्होंने मेरे लिए किया था वही बहुत था, क्योंकि कोई हमें अपने घर में सहारा देता है वही हमारे लिए बहुत होता है। मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया था और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया। अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद अब मैं सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी से मेरा विश्वास उठ चुका है। मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है कि मैं अब ससुराल वालों के और ज़्यादा अत्याचार सह सकूं। मैं चाहती हूँ कि हर घर की बेटी को अच्छी ससुराल मिले, किसी के भी हालात मेरे जैसे न हों। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि भगवान आपको अच्छा हमसफ़र दे और अच्छी ससुराल दे, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल गुजर सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।